कुरुक्षेत्र में आज बात होगी अग्निपथ योजना को लेकर। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी देखने को मिली। कई तरह के आरोप विपक्ष ने सरकार पर लगाए। सरकार अपनी जगह, अपने स्टैंड पर कायम थी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना कोई बुरी योजना नहीं है। इसका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से आज अग्निपथ पर बवाल इसलिए है क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ वक्त वक्त पर विपक्षी कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल, संगठन, कई पूर्व सैनिक संगठन भी वक्त वक्त पर अपनी नाराजगी जाहिर करते आए हैं। एक बार फिर से सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक देहरादून में उतरे, इस बार जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। एक आक्रोश रैली निकाली गई जिसकी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। यह आक्रोश रैली कांग्रेस के नेता, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के नेतृत्व में और कांग्रेस के जो पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस रैली में भारी संख्या में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि इस योजना को वापस लिया जाए। ये वक्त वक्त पर कांग्रेस मांग करती आई है। उनका कहना है कि पहले जिस तरीके से सामान्य भर्तियां हुआ करती थी सेना में, उसी तरीके से भर्तियां करवाई जाएं। इसके अलावा इससे पहले भी कई बार इस तरह के विरोध आपने देखे होंगे। कई तरह के सवाल रहते हैं कि भाई सिर्फ 4 साल की सेवा क्यों, 75% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी नहीं मिल पाती, ये सवाल विपक्ष उठाता है। सरकार कहती है कि हमारी अलग अलग राज्यों की सरकारें और हम खुद केंद्र सरकार जो 75% हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सरकारी योजना के अनुसार 25% अग्निवीरों को ही जो नियमित कैडर है उसमें शामिल किया जाता है, जबकि 75% 4 साल की सेवा के बाद इसमें बाहर हो जाते हैं। विपक्ष का तर्क है कि इससे बड़ी संख्या में प्रशिक्षित जो युवा रोजगार हैं वो रोजगार की तलाश में लौटेंगे। तो ये तमाम विवाद हैं और ये तमाम विवाद लगातार चलते आए हैं। एक बार आपको बयान सुनाते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत का, उसके बाद चर्चा करेंगे। अग्निवीर योजना पूरे देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं डिफेंस स्टडी का छात्र रहा हूँ, गढ़वाल विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय में मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने सारे युद्धों का अध्ययन किया है, दुनिया के जितने युद्ध हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर योजना अभिशाप है। एक शिक्षक के नाते, सैनिक विज्ञान के शिक्षक के नाते कह रहा हूँ, एक सैनिक के बेटे के नाते कह रहा हूँ, एक सैनिक के पोते के नाते कह रहा हूँ। ये योजना देश के सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरा, उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, जो हमारा सपना होता था सेना में भर्ती होना, या तो देश के लिए शहीद हो जाए, या हम अगर रिटायर हो गए तो हम कम से कम सम्मानजनक जिंदगी रिटायरमेंट के बाद जी सकें। पहला बैच हमारा अग्निवीर का निकलने जा रहा है, लेकिन जिस तरह अब वो रिटायर होंगे, 22-23 साल में रिटायर होंगे, उनके पास ना सरकारी सेवा में जाने का समय बचा, ना उनके पास स्टडी करने का समय बचा, और ना उनको पेंशन मिलेगी। ले देखिए, एक हमारे कैलाश विजयवर्गीय जो तो आपने बयान सुना और इसी तरीके के आरोप विपक्ष वक्त वक्त पर सरकार के ऊपर लगाता आया है। इस योजना के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ आया है। कई पूर्व सैनिक हैं जो भी ये सब कुछ मानते हैं जो हरक सिंह रावत इस समय कह रहे थे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से दुर्गेश नंदनी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी की नेत्री हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। शांति प्रसाद भट्ट, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है शांति प्रसाद भट्ट जी। पीसी थपलियाल, पूर्व सैनिक है, आपका भी स्वागत है पीसी थपलियाल साहब। और हमारे साथ इस चर्चा में रिटायर्ड मेजर जनरल शमी सबरवाल साहब भी जुड़े हुए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास ही मैं आऊंगा क्योंकि आपसे शुरुआत करेंगे। ये योजना, इस पर लगातार कंट्रोवर्सी 2022 से लेकर अभी तक पहला बैच रिटायर भी होने वाला है, लेकिन आज भी सवाल वही है, विपक्ष वही सवाल उठा रहा है कि भाई इससे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ। आप जो उद्देश्य सोच करके लाए थे, केंद्र सरकार खास तौर पर, वो आपने फुलफिल किया नहीं किया। इससे ये जरूर हुआ कि जो एक एश्योरिटी मिलती थी, एश्योरेंस मिलता था, वो कम हुआ है। खासतौर पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर मैक्सिमम जो युवा हैं वो सेना की तरफ जाया करते थे। शमी सबरवाल साहब, अगर देखिए, मैं एक सोल्जर हूं, तो पहले मैं देश हित की बात शुरू करके फिर मैं इंडिविजुअल के ऊपर आऊंगा जी। देखिए, 1 दर्जन से ऊपर वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जहां पर ऐसी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होती है। जब मैं एक यंग ऑफिसर होता था तो हम कहते थे कि यार हमारे देश का डिसिप्लिन ठीक नहीं है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। तो हमें पहले तो उस दिशा से देखना चाहिए कि जो लोग जा रहे हैं और जो ये 4 साल के बाद वापस आएंगे समाज के अंदर,
देयर आर डिसिप्लिन फोर्स जो कि देश के अंदर एक डिसिप्लिन के तरीके से काम कर सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज जो एक बार बार ये कह रहे हैं सिर्फ 25% रहने वाले हैं फौज के अंदर, तो आई वांट टू करेक्ट कि वो आज से 2 साल पहले ही गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम 50% को रिटेन करेंगे, यानी जो पहले 25 रखने थे 50 रखेंगे। अब सिर्फ रह जाते हैं मात्र 50% जो नहीं फौज के अंदर रहेंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहता हूं कि अग्निवीर ज्वाइन करने की जो एज है वो 18 साल की है। 4 साल मतलब 18-19 की एज में आएगा, 22 से 23 साल की उम्र तक वो 4 साल काम करेगा, ठीक है। अब 4 साल के अंदर पहली चीज रिटायरमेंट के समय उसको लगभग 12 लाख के आसपास सरकार देगी, प्लस आप यहां पर सारे जो हैं वो मेरी उम्र के ही बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 साल की उम्र में किसको 25, 30, 40 हजार की तनख्वाह मिलती है? और उसके बीच में मैंने एक कैलकुलेशन करी थी कि अगर एक 5,000 बच्चा घर देता है, 5,000 अपने ऊपर खर्च करता है, उसके बाद भी अपनी सैलरी से, क्योंकि फौज के अंदर खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, वो कम से कम हर महीने 10 से 15,000 सेव कर सकता है। यानी 4 साल के बाद लगभग 10 लाख वो अलग सेव करेगा। इसका मतलब एक सोल्जर अगर फील्ड एरिया में नहीं भी जाता तो 20 से 22 लाख रुपया लेकर आएगा। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, उनके भी बच्चे हैं जो 20-20, 22-22 साल के हैं, आज भी अपने माँ बाप के ऊपर टोटल डिपेंडेंट हैं। यहां पर एक सोल्जर जिसने फौज के अंदर इतना तजुर्बा लेके आया है,
चलिए, तो अग्निपथ को लेकर के बवाल लगातार था। हमारे गेस्ट के पास फिर से चलेंगे हम। सर्वर से जुड़ी हुई जो समस्या थी उसके बाद फिर से हमारे गेस्ट के पास चलेंगे। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं और पीसी थपलियाल साहब भी। पीसी थपलियाल साहब, आपके पास आऊंगा। अग्निपथ योजना को लेकर जैसे शमी सभरवाल साहब कह रहे थे कि भाई 50% सरकार ने उसको कर दिया और एक एज होती है, उस एज में जो अमाउंट वो लेकर के आता है, तो ये पॉजिटिव बातें वो इसकी बता रहे थे। पीसी थपलियाल साहब, देखिए जो हमारा आर्म फोर्सेस का सिस्टम बना हुआ है, ये अंग्रेजों ने ऐसा बनाया था कि ये आज दिन तक सफलतम, यानी विश्व की सबसे ताकतवर फौज, सबसे योग्य फौज, और जिस फौज का डंका बजता था वो इस देश की फौज थी। इस देश की जो हमारी फौज थी। लेकिन अग्निपथ लाकर एक षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत इसमें ऐसा खेल खेला गया है कि जो देश को बताया नहीं गया। जो लोग ये कहते हैं, देखो फौज में कौन जाता है? गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, ये जाते हैं। और जब इनको बोला जाता है कि इनको 12 लाख मिलेगी, तो तुम ये बताओ कि तुम क्यों ना अधिकारी वर्ग में तुम अग्निपथ ला रहे हो? क्यों तुम इस सिपाही और फौजियों को, जिनका एक जज्बा होना चाहिए, जिनके कदमों से युद्ध जीते जाते हैं, उन कदमों पे तुम ऐसा जज्बा खत्म करने के लिए 4 साली फौजी जो 4 साल तक चैन से नहीं सो सकता कि 4 साल के बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या मैं यहाँ रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये फौज लायक भी नहीं रहा है, और अगर मैं अंदर रहूंगा तो फिर आगे कैसे चलेगा? ये जो सवाल खड़े हैं, क्योंकि जब अग्निवीर तैयार होता है, आज गोरखों ने छोड़ दिया है अग्निपथ योजना, और आज हमारे जो गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, जो हमने हाल में 27 साल पहले कारगिल की चोटियां जो हमने फतेह की थी, तो एक जज्बे के साथ फतेह की। ये जो जज्बा हमारे परंपरागत सैनिकों में है, वो इनमें नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इनको हर समय 4 साल के बाद क्या की चिंता सताएगी। और 4 साल में अगर कोई खाना पीना अच्छा सीख भी जाता है, तो क्या वो 12 लाख तो 2-4-5 महीने में उड़ा देगा? ये जो कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पेंशन, आपका ये सवाल है कि भाई 4 साल के बाद क्या होगा। दुर्गेश नंदिनी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई नेत्री। दुर्गेश जी, अग्निवीर को लेकर के पहले भी सवाल उठते आए और अब एक बार फिर से कांग्रेस देहरादून में प्रदर्शन भी कर रही है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा वक्त वक्त पर जो बात पीसी थपलियाल साहब, एक पूर्व सैनिक है, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, ये बड़ा संकट है। दुर्गेश जी, देखिए ये मैं आपकी बात तो, और देखिए 22 से अभी स्टार्ट हुआ है और 22 के बाद में पहले 25% लोगों के समायोजन की बात आई, अब उसको बढ़ा करके 50% किया गया है। लेकिन आने वाले टाइम में इसको 75% जाने की बात आ रही है कि हम 75% इसमें अग्निवीर जो हमारे सैनिक वहां से 4 साल के बाद आएंगे उनका समायोजन करेंगे। लेकिन जो 22 साल की आयु में या 23 या 24 की आयु में जो बच्चा वहां से हमारा सैनिक के रूप में वापस आएगा, उसके और भी अवसर हैं क्या? ऐसा नहीं है कि वो अन्य सेवा के लिए ट्राई नहीं करता, अन्य परीक्षा में वो सम्मिलित नहीं होता। अगर एक रास्ते पे सेवा योजन के लिए उसने अपने को तैयार किया, वहां गया है, तो उसका वो अंतिम विकल्प नहीं होता है। कैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें कि डॉक्टर भी IPS, IAS की परीक्षा में शामिल होते हैं, जबकि ये कठिन डिग्री और MBBS की लेकर के आते हैं, और वो आकर के बहुत सारे बच्चे बदलाव भी चाहते हैं करियर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अंतिम वही है कि बस अब यहाँ हमारी बॉर्डर लाइन एंड हो गई, अब हम कहीं जा नहीं सकते। और सेना में संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलता। आज के दौर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अन्य देशों के हिसाब से सेना को सुविधा देना और उसको टेक्नोलॉजी से लेस करना और आधुनिक बनाना भी हमारा एक उद्देश्य है। सेना को भारत आधुनिक सरकार का बनाना, मकसद ये नहीं है कम करना, ये सब तमाम आपने बताए हैं। ठीक है, इसके बाद में बाकियों से रिएक्शन लूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी के पास पहले चल लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, जैसा आपने सुना, दुर्गेश नंदिनी जी कह रही हैं कि एक सिर्फ वही ऑप्शन नहीं है, 22-23 साल में अगर रिटायर होकर के आ जाते तो बहुत सारे ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है, युवा जो है, वो जाया करते थे सेना में। तो वही कह रहे हैं कि अगर आ भी रहा है तो एक हैंडसम अमाउंट लेकर के आ रहा है, और इतनी साल की उम्र में जहां पेरेंट पर डिपेंडेंसी रहती है वो नहीं होगी, और उसके बाद हम 50 तक ले आए, आगे 75 तक कर देंगे। देखिए दिग्विजय जी,
भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो चुका है कि ये महालफेबाज पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। जिस चीज के ये फायदे बताती है वो ग्राउंड में पेंशन खत्म करके उसके बहुत फायदे बताए। सबसे ज्यादा पेंशन के लिए सबसे आगे बढ़ने वाले यही नेता लोग हैं। खुद की पेंशन खत्म नहीं कर रहे मगर नई पेंशन के बड़े लाभ बता रहे। इस देश के अंदर सेना का इतना बड़ा टोटा हो गया कि चाइना ने जो है कई हमारी सीमाओं पे कब्जे कर लिए, मगर सेना को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करने है उन्हें 4 साल में सैनिकों को बाहर करने का बड़ा लाभ बताया जा रहा है कि 12 लाख 14 लाख। क्यों भाई 14-12 लाख देकर आप उनका लाभ दे रहे हो या उनकी जवानी को चौकीदार बनाने की बात कर रहे हो? और वाकई यदि 4 साल की नौकरी करानी है तो सारे अधिकारियों को 2-2 साल की नौकरियां दो कि भैया आप 2 साल ट्रेनिंग करो और उसके बाद घर जाओ और उसके बाद आप भी गार्ड हो। जैसे जो इनका एक विजय वर्गीय कह रहा था कि हमारे यहाँ नौकरी करेंगे गार्ड की। ये भारतीय जनता पार्टी देश की हर संस्थान को इतना कमजोर करना चाहती है ताकि आने वाले समय में पूंजी देश के अंदर अपने धन के उसमें राज कर सके। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जो ये अग्निवीर अगर 8-10 लाख ऐसे बाहर हो गए और जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था और जो बर्बरता पुलिस ने करी और ऐसे ट्रेंड लड़के जो हर तरफ से ट्रेंड हो, अगर वो कहीं हिंसक हो जाएंगे तो ये संभाल पाएंगे फिर देश को? कहने का मतलब है दोनों पार्टियां राजनीतिक रूप से इतनी महाबलवान हो चुकी हैं कि ना तो विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के हैं में बोल रहे कि हम अग्निवीर खत्म करेंगे, ओल्ड पेंशन लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पूंजीवाद के आगे नतमस्तक हैं। यही कारण है कि प्राइवेट नौकरियों के चक्कर में नौजवान लोग बर्बाद हो चुके हैं। शादियां नहीं हो रही है पूरे देश में और अराजकता का माहौल आपने देख लिया, संसद को घेर लिया। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री को संसद छोड़ के भागना पड़ा, गृह मंत्री जाने। इतनी बुरी हालत इस देश की हो चुकी है, मगर लाभ बताने वाले टीवी चैनल पे और भाजपा के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर लाभ बता रहे हैं। अगर इनको लाभ बताना है पहले अपनी छोड़ें, राष्ट्र के लिए सब त्याग करें, तब भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ बताएं, वरना ये राजनीतिक बेईमानी टीवी चैनलों पे और पतियों की स्वीकार नहीं है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। पीसी थपलियाल जी आप बोलिए, उसके बाद मेजर जनरल शमी सबरवाल भी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी हाँ बोलिए आप। देखो, जब ये योजना शुरू हुई थी और यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि विदेशों में कई देशों में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन हम लोग भी ये सोच रहे थे कि सरकार शायद सभी युवाओं को कंपलसरी सैनिक नौकरी देने का प्लान बनाई है। बाद में पता लगा कि ये चंद मुट्ठी भर लोगों को अपनी आर्मी का स्ट्रेंथ को घटाते घटाते ऐसी हालत में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये ठेकेदारी बेसिस पर फौजी तैयार करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और इसमें जो अच्छे खाते पीते परिवार के बच्चे हैं, जो अच्छे बिजनरी लड़के हैं, वो नहीं जा रहे हैं, अब मजबूर लोग जा रहे हैं। आप ही देखो, गोरखा रेजिमेंट हमारी एक शान होती थी, हमारी एक शान होती थी, आज गोरखों ने छोड़ दिया है अग्निवीर में आना। और जब हमारे ये एक सिस्टम था ऑलरेडी पहले से, देखो हमने 71 की लड़ाई में डंका बजाया, हमने पाकिस्तान के 2 कहाँ पे हम फेल हुए। अगर इस सरकार की थोड़ी षड्यंत्रकारी सरकार नहीं होती तो पहले जनता के बीच में डिस्कशन करती कि आखिर हम ऐसा करना जा रहे हैं, ये यूजफुल होगा कि नहीं होगा। कुछ ठेकेदार बन गए और अपने आप राजा बने हुए हैं। और इन बच्चों के लिए जो जिनकी नींद आराम कर रखी है, एक बच्चा जब तैयारी कर रहा है अग्निपथ में, वो पहले दौड़ता है तब, और उसके बाद वो फिर 4 साल तक चिंताओं में बिताता है। ये जो चीजें हैं इसको कोई नहीं समझ पा रहा। और मैंने साफ कहा है कि अगर परंपरागत फौजी 34 से 35 साल की उम्र में बाहर आ रहा है तो उसको उसके बारे में कौन सोचेगा? तो अग्निवीर को हम नौकरी देंगे, अग्निवीर को नौकरी देंगे। अरे उनको कौन नौकरी देगा? तुमने हमारे परंपरागत फौजियों को शौतन पैदा कर दी है, शौतन।
ऐसे लोग जो आज यहाँ पे बात करते शमी हैं, सबरवाल साहब, जैसे पीसी थपलियाल जी भी कह रहे हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी भी कह रहे हैं कि भाई इससे एक तो 23-24 साल की उम्र में जो रिटायर होकर आ रहा है वो चिंताओं में बड़ी है, और उसके अलावा जो आर्मी में जाने का जो एक क्रेज होता था उसमें भी हमें कमी देखने को मिली। क्या ऐसा है क्या शमी सबरवाल साहब? देखिए, ऐसा है कि मैं तो डिफेंस कैंडिडेट के साथ पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूं जी, और मेरे पास काफी वो जो फौजी हैं, जो जवान हैं, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, मेरी उनके साथ भी पिछले 3-4 साल से उनके साथ भी जो मतलब जूनियर रैंक के हैं उनसे इंटरेक्शन हो रही है। और मैंने उनसे पूछा है कि क्या उनको जो अब अग्निवीर आ रहे हैं उसमें और जो पहले सोल्जर थे कोई आपको फर्क नजर आता है? तो मेरे को एक ही जवाब मिला है कि वो पहले से बेहतर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इसके बीच में कोई कमी पेशी की बात है। और जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक ही चीज बोल रहा था कि हमें इस डिबेट के लिए थोड़ा और वेट करना चाहिए। आप 1 साल के बाद देखिए कितने लोग बाहर हैं और उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि 22 साल की उम्र में हम किसी नहीं कह सकते। आप आज देखिए जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहा है, 22-23 साल का तो वैसे ही हो जाता है जब तक उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होती है। और यहाँ पे एक बच्चा आपके पास आया है जिसने 4 साल फौज की एक मल्टी फैसेटेड ट्रेनिंग लेकर आया है, टफ होके आया है फिजिकली और मेंटली, और जेब में उसके 22 लाख रुपया है। बहुत कुछ कर सकता है करने वाला हो। और मेरे हिसाब से जो ये फौज से जो अपने नौजवान आ रहे हैं, ये इतने हौसले बुलंद के साथ आएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे देश के लिए। दैट इज माय टेक। थैंक यू। ठीक है, आपने कहा कि एक डिसिप्लिन लेकर के वो वहां से आते हैं। दुर्गेश नंदिनी जी, जैसा पीसी थपलियाल जी और यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि भाई ये सरकार अपनी मर्जी से तमाम चीजों को ला रही है, तमाम योजनाओं को ला रही है, डिस्कस नहीं करती है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर लोगों के बीच में डिस्कस नहीं करती है, और उसके फिर जो रिजल्ट होता है फिर नोटबंदी जैसे हो जाते हैं। दुर्गेश जी, देखिए, सरकार जो भी योजना लाती है वो पब्लिक डोमेन में कहीं भी अभी तक पहले भी कोई सरकार पब्लिक डोमेन में डिस्कशन करके कोई योजना नहीं लाती थी। और अगर सरकार ले आती है तो उसके पहले भी तमाम बैठकें होती हैं और सर्वदलीय बैठकों को भी बुलाया जाता है। तमाम इसके लिए समितियां बनाई जाती हैं, संसदीय समितियां भी होती हैं इसके लिए, जो सेपरेटली इसके लिए वर्क करती हैं, प्लानिंग होती है, उसके बाद में उसको प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और चाइना के बाद में अगर आप देखें तो चौथी सैन्य शक्ति है हमारी, जो भारत की है। और इन बच्चों को लेकर के ये कह देना कि इनका भविष्य अंधकार में है, ये विद्रोह करेंगे, ये अहिंसक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भाव, हिंसा का भाव या इस तरीके का संदेश देना हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया पे आकर के या समाचार चैनल के माध्यम से, ऐसा हम लोगों को भी एक संयम बरतना चाहिए। अगर कोई योजना लागू की गई है, उसमें लगता है कि अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है, तो सरकार के साथ बातचीत करके उसमें नए चीजों को ले आने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जनता और देखिए, कहीं से सेना के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है कि सेना की संख्या घट जाएगी, हमारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश की जनता जाए बाढ़ में, ये कैसी योजनाएं हैं? नोट किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। केंद्र सरकार की जो सरकार है वही भाजपा, आपके उत्तराखंड की भी सरकार देख रही है। मिस्टर धामी आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और क्या आपके साथ कोई भेदभाव हो सकता है? किसी ने आज तक सेना के साथ भेदभाव किया है? कि सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों बोलते हैं गृह मंत्री झूठ? तो क्यों बोलते हैं झूठ? नुकसान पहुँचाने, दूसरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। चाइना बॉर्डर में कमजोर हो चुकी है आपके कार्यकाल में, यही कारण है चाइना आंख दिखा रहा है, आपसे होता कुछ नहीं है और झूठ बोलते हो, लफेबाजी करते हो केवल चैनल में। देश की आंतरिक सुरक्षा आपसे सही नहीं हो पा रही है, देश की बाहरी सुरक्षा आपसे हो नहीं पा रही है, सेना को कमजोर आपने कर दिया और यहाँ पर बैठकर चैनल पे लाभ बता रहे हो आप। ये झूठ बोलना बंद कीजिए। देश की आर्थिकी से लेकर हर चीज में देश आज संकट में है, आपसे बताया कुछ जा नहीं रहा है और केवल झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, चलिए शांति प्रसाद भट्ट जी, पीसी थपलियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेजर साहब आपके बाद आऊंगा। शांति, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस जो अग्निपथ योजना है, अगर इसमें खोट नहीं होती कि 25 से 50 क्यों जाते और 50 से 75 की बात क्यों करते? इसका मतलब ये अपनी मुंह फेर मचा रहे हैं। ये लोग ऐसे फंस गए, इन्होंने उपनल कर्मचारियों की तर्ज में
फौज तैयार कर दी। अगर तुमने करना ही था तो ये योजना तुम पैरामिलिट्री फोर्सेस में लाते, पहले आसाम राइफल में लाते, आईटीबीपी में लाते, तुम सीधा फौज में ले गए और फौज को तुमने कमजोर करने का काम किया है। ऐसे फोर्स को देखकर जिसका सुझाव सरकार को दीजिए, निश्चित रूप अरे सरकार भूगी बैरी है। जब सरकार के पास ऐसे जनरल होंगे जो इसका पक्ष करेंगे तो फिर तो हो गया कल्याण। जिनको गरीबों के बच्चों का ये है कि अगर इसमें 25 से 50 हुआ, फिर 75 होने की बात हो रही है, तो मेजर जनरल साहब वो ये कह रहे हैं कि पहले 25 था, फिर 50 हुआ, 75 होने की बात है, तो मतलब इसमें कुछ तो फॉल्ट रहेंगे, कुछ तो कमियां रहेंगी जो सुधार हो रहे हैं। देखिए, जब एक नई चीज लेके आते हैं, कोई भी नई स्कीम आती है, मैडम एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, दुर्गेश नंदी मैडम एक मिनट। देखिए, जब भी कोई नई चीज लेके आई जाती है तो उसको हम ग्राउंड पे टेस्ट करते हैं, और टेस्ट के दौरान जो भी छोटी मोटी उसके बीच में हमें लगता है कि इसमें चेंजेस करनी चाहिए वो की जाती हैं। और शुरू में ही 25 से 50% जो था विद इन 1 ईयर गवर्नमेंट ने कर दिया था कि हम पहले 50% के साथ वो करेंगे। और जहां तक डिसिप्लिन की बात है, देखो मैं रिटायरमेंट से पहले 2 साल एडीजी एनसीसी था बिहार एंड झारखंड, मेरे पास 95,000 एनसीसी कैडेट्स थे। अब वो सारे 95 एनसीसी कैडेट्स जो हैं फौज में आना चाहते हैं, लेकिन बड़ा लिमिटेड लोग आते हैं। तो क्या जो बाकी जिनको हमने राइफल ट्रेनिंग दी, हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी या शिप चलाने की ट्रेनिंग दी, तो क्या वो इनडिसिप्लिन बन गए हैं? बल्कि आप ये देखो, वो जहां भी गए हैं उन्होंने एक समाज के अंदर डिसिप्लिन का माहौल लेकर आए हैं। सो लेट्स लुक फ्रॉम दैट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज हाउ आई विल से कि अभी इतनी जल्दी हमें एक चीज को डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए। जब भी कोई नई चीज आती है, अच्छा उसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। यहाँ जितने भी मेरे यहाँ पे अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि जब शुरू में एक मिनट सर मुझे कंप्लीट करना तो उसके बाद आप का जवाब दे दें। राष्ट्र हित में शांति प्रसाद भट्टी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? शांति प्रसाद भट्टी, आप पेंशन छोड़ोगे? राष्ट्र हित में, फौज के हित में आप पेंशन छोड़ोगे? भाजपा कहती है ये ओल्ड पेंशन खराब है, आप छोड़ोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए, ये मैं पॉलिटिशियन जवाब दूंगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि समय के साथ चीजें, ये जो पेंशन फ्री की फिर समय के साथ चीज, आपने देश की सेवा नहीं करी है। पेंशन छोड़िए, नहीं खा रहा है। अगर पेंशन छोड़िए, सुनिए, लेट्स नॉट गेट पर्सनल माय डियर फ्रेंड। बताइए, चलिए पेंशन छोड़िए तब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हर स्कीम अलग होती है। अगर मेरे को भी आज से 40 साल पहले नई पेंशन स्कीम में डाला होता तो मेरे पास भी एक कॉर्पस होता जिसके बेसिस के ऊपर मैं काम करता। पेंशन जो नया आ रहा है उसने भी पेंशन छोड़ी नहीं है, सो ही इज आल्सो गेटिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ समथिंग एल्स। आपको सैनिकों को प्लीज कंडक्ट योरसेल्फ इन अ डिबेट। ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, आप अपना पॉलिटिक्स किसी और के साथ करिएगा। नौजवान को बाहर करना है तो आप पेंशन छोड़ देनी चाहिए जब आप काम नहीं करते। लाभ बताएं तो दोनों तरह के लाभ बताइए। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं, सभी सबरवाल साहब वो ये कह रहे हैं, और ये अक्सर उनसे पूछा जाता है जो अग्निवीर योजना को लेकर के उसके फायदे गिनाते हैं कि भाई वो लोग फायदे गिना रहे हैं जो आज खुद पेंशन ले रहे हैं। इस पर शमी सबरवाल साहब। देखिए, ऐसा है कि पुरानी पेंशन को एक बार के लिमिटेड के लिए भूल जाओ। अगर मैंने भी नई पेंशन स्कीम में आया होता तो एक मिनट भट्टी मेरे को बोलने दीजिए। तो क्यों भूल जाओ? छोड़। तो आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आए हैं, संकट में जो इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन है उतनी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है, और जब वो रिटायर होता है 40 साल के बाद तो उसका एक कॉर्पस बनता है। अगर मैं आज ज्वाइन करता हूं तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा भी 5, 7, 8 करोड़ का कॉर्पस होगा, मुझे उस कॉर्पस के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि आज वाले को 0 पेंशन मिल रही है। लेट्स नॉट कंफ्यूज द इश्यूज माय डियर सर। आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं भी अपनी उस हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो गवर्नमेंट उसमें 12% अगर डाल रही होती तो मेरा भी एक कॉर्पस बना होता। तो लेट्स नॉट डिफ्यूज द इश्यू, लेट्स टॉक ऑफ द प्रेजेंट। एक 22 साल का लड़का, आप मुझे बताइए कि जो एक गरीब समाज से आ रहा है,
कौन से 22 साल का लड़का आपने देखा है जिसके पास लगभग 20 से 22 लाख रुपया है? अगर आपके पास चलिए कोई ठीक है है, तो 20-22 साल में के पास 20-22 लाख रुपए है इसका नहीं है। strength- ये अग्निपथ अग्निवीर योजना का जो इशू है, इस पर लगातार चर्चा इसी तरीके से कंट्रोवर्सी भी रहेगी, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि 1-2 साल जब पहला बैच रिटायर होकर के आएगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे तब पता चलेगा। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर सजेशन दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से या सभी दलों की तरफ से, तो उस पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब आपका भी, भट्ट जी आपका भी, दुर्गेश नंदिनी जी आपका भी, थपलियाल साहब आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अग्निवीर योजना ठीक है गलत है, पहला बैच रिटायर होगा, उसके बाद इसके दूरगामी परिणाम क्या है? 25% से शुरू हुई कहानी 50% पहुंच गई, क्या वो 75% पहुंच पाएगी? 20-22 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में अगर कोई रिटायर होकर के आता है, 20-22 लाख रुपए लेकर के आता है, क्या वो बड़ी बात होगी? राज्य सरकारें उनको अपनी स्टेट पुलिस में कैसे इंक्लूड कर पाएंगी? राज्य सरकारें उनके लिए पहले मिलिट्री फोर्सेस में या फिर दूसरी जो सर्विसेज हैं, प्रदेश की राज्य की सर्विसेज हैं या केंद्र की सर्विसेज हैं, वहां कैसे एडजस्ट करेगी? उन 75% या फिर 25% छात्रों का, युवाओं का भविष्य आगे क्या होगा? इन तमाम पहलुओं पर डिबेट चर्चा चलती रहेगी। वो इसलिए चलती रहेगी क्योंकि इस देश में कोई भी योजना हो उस पर सियासी बयानबाजी तो होगी, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी को अपना अधिकार है। लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि यदि किसी चीज के ऊपर चर्चा हो रही है, उस पर कुछ सुझाव आ रहे हैं, तो उनको भी सीरियस तरीके से सुना जाए, ताकि सेना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश की सुरक्षा का भी मामला होता है और कई युवाओं का सपना भी होता है। एक लोगों के पास एक भरोसा रहता है कि उसके पास कोई जॉब है, कोई नौकरी है। क्या वो भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए? सेना कैसे मजबूत हो, देश की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, सरकार को सोचना चाहिए। कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।